दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ बिहार राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए, साथ ही साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित किए जाने वाले सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं मूल अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहले मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, दुनिया के लगभग सभी जनतांत्रिक यानी लोकतांत्रिक देशों में संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख पाया जाता है। मूल अधिकार क्या होते हैं? तो मूल अधिकार वो परिस्थितियां और सुविधाएं हैं जो व्यक्ति के अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करने और उसे अपने व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करने के लिए बहुत जरूरी हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा के बारे में भी आप जानते हैं। मैग्ना कार्टा अधिकारों का प्रपत्र है जिसको इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था और ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। मूल अधिकारों को संविधान का अंग बनाने का जो प्रारंभ है वो अमेरिका के संविधान से हुआ था, जो दुनिया का पहला लिखित संविधान है। भारत में दोस्तों 6 मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए हैं। भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। और महत्वपूर्ण संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 है। अगर हम मूल संविधान में मूल अधिकारों की बात करें तो मूल रूप में मौलिक संविधान में दोस्तों संपत्ति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 31 था, वो भी शामिल था, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब आइए प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 3 में, ऑप्शन ए। भारत में मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के नागरिक कुल कितने मूलभूत अधिकार अनुभव करते हैं? तो ये 6 हैं, ऑप्शन बी। हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। संविधान के प्रारंभ में नागरिकों को कुल 7 मूल अधिकार प्राप्त थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 से संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इस तरह से वर्तमान में नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संशोधित करने के लिए प्राधिकृत है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर संसद यानी पार्लियामेंट। अनुच्छेद 368 के द्वारा संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, जिसके तहत वो मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय क्रमशः अनुच्छेद 32 और 226 के माध्यम से मूल अधिकारों के लिए पहरेदार का काम करते हैं और अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय जो है उनकी रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से
कौन सा संवैधानिक उपचारों के अधिकार में शामिल नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, सर्व क्षमा या अधिकार परीक्षा। तो उत्तर है सर्व क्षमा दोस्तों, ये जो है संवैधानिक उपचार के अधिकार में शामिल नहीं है। हमारे संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं, जो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण हैं। आप इन रिटों के बारे में विस्तार से हमने संवैधानिक उपचारों का अधिकार का एक वीडियो अभी जल्दी में बनाया है। वहाँ से इन 5 रिटों की मुख्य विशेषताएं और इनमें समानताएं और असमानताओं के बारे में जान सकते हैं। तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के अलावा जो हाई कोर्ट्स हैं हमारे उच्च न्यायालय, उनको भी अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए ये रिटें जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 20, ऑप्शन डी। संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किए गए व्यक्तियों को संरक्षण दिया गया है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। साथ ही किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा और किसी अभियुक्त व्यक्ति को केवल अपराध के समय उपबंधित दंड से ही दंडित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में किया है? तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में माना है। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार प्रदान करता है। ये उपचार का अधिकार स्वयं भी एक मूल अधिकार है, क्योंकि ये भाग 3 में शामिल है और इस अनुच्छेद के द्वारा उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक बनाया गया है। हालांकि आमतौर पर प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना जाता है, लेकिन न्यायालय के निर्णयों और संविधानविदों द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई है। बेरुबारी के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा था। तो अगर सामान्य रूप से ये प्रश्न आए कि संविधान की आत्मा क्या है, तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का हृदय और आत्मा क्या है? तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार बाल श्रम यानी बाल मजदूरी को प्रतिबंधित करता है? ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो सही उत्तर शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के तहत शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम यानी बेगार आदि को निषिद्ध करता है, जबकि अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम के आयु के बालकों को कारखानों, खनन इत्यादि परिसंकटमय क्षेत्रों में नियोजन यानी बाल श्रम या बाल मजदूरी को निषिद्ध करता है। तो याद रखिएगा, वह कौन सा मौलिक अधिकार है जो बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है? तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार कौन सा अधिकार आपातकाल में भी छीना नहीं जा सकता है? ऑप्शन है भाषण का अधिकार, भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार या संगठित होने का अधिकार। तो सही उत्तर जीवन का अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति के जीवन के अधिकार से संबंधित है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद इसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। उल्लेखनीय है कि 44वें संशोधन अधिनियम 1968 द्वारा अनुच्छेद 20 और 21 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों को आपातकाल में भी निलंबित न किए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी व्यक्ति को अपराध के समय विद्यमान कानून के अनुसार ही सजा दी जाएगी और उसे अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसी तरह अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 क नामक एक नया खंड जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो एक प्रकार से शिक्षा का अधिकार
मौलिक अधिकार बन गया है। अगला प्रश्न है, भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है? ऑप्शन है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का, विधि के समक्ष समानता का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा और धर्म की स्वतंत्रता। तो सही उत्तर व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का। भारत में रह रहा ब्रिटिश नागरिक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता। भारतीय संविधान द्वारा कुछ मौलिक अधिकार अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, जबकि कुछ मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए हैं। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(6) के तहत एक मूल अधिकार है, जिसका दावा एक अनागरिक या विदेशी नागरिक नहीं कर सकता। ये व्यवस्था या ये मौलिक अधिकार व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अगला है, कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपातकाल के दौरान भी नहीं छीना जा सकता? तो उत्तर है जीवन का अधिकार, यानी राइट टू लाइफ। देखिए दोस्तों, जीवन का अधिकार जो है ये आपातकाल की उद्घोषणा होने पर भी जो है ये छीना नहीं जा सकता। अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति अन्य मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है, लेकिन आपातकाल में भी जीवन और जो जीवन का अधिकार है अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत इनका निलंबन नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार वर्णित है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 में निहित मौलिक स्वतंत्रताएं किस आपातकालीन स्थिति के कारण स्थगित की जाती हैं? आपको बताना है। राज्य में आंतरिक उथल पुथल होना, वित्तीय संकट होने पर, एक राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर, या युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए कि युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद 358 के अनुसार जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण आपातकाल लागू हो तो अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक स्वतंत्रताएं स्थगित हो जाती हैं। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लागू होने पर ये स्वतंत्रताएं स्थगित नहीं होती। आपातकाल के लागू होने पर अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को स्थगित करने की शक्ति दी गई है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। ये अनुच्छेद कौन से हैं? तो जैसे ही आप मौलिक अधिकार शुरू करते हैं तो अनुच्छेद 14 से 18 में सबसे पहले समानता के मूल अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 29-30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार तथा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं हैं? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। 4 कथन आपके दिए गए हैं, इनमें से कौन से धार्मिक स्वतंत्रता में शामिल नहीं हैं? तो देखिए, धर्म के अनुसरण और प्रचार का अधिकार शामिल है। टैक्स लगाना या राजकीय निधि का किसी धर्म के प्रोत्साहन या अनुरक्षण में उपयोग करना ये शामिल नहीं है। धर्म के मामलों में प्रबंधन शामिल है। धर्म के मामलों में धार्मिक निर्देशों को व्यवहारित करना शामिल नहीं है। तो 2 और 4 यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि कौन से भारतीय संविधान में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। तो 2 और 4 इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में वर्णित है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। तो इसलिए ये निश्चित कर लीजिए कि टैक्स लगाना और धार्मिक मामलों में निर्देशों का व्यवहारित करना
धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो उत्तर है 44वां संविधान संशोधन 1978 यानी 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर भाग 12 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 300 क या 301 के तहत संपत्ति के अधिकार को एक वैधानिक या विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया है, जिसका विनियमन साधारण विधियों को बनाकर किया जा सकता है। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। तो याद रखिएगा, भारत में मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में होता है? आपको बताना है। देखिए, केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण या दो राज्यों के मध्य विवाद। तो सही उत्तर मौलिक अधिकारों का संरक्षण। मौलिक अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के संबंध में समान अधिकारिता प्रदान की गई है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना के अधिकार के विषय में सही है? यह एक मौलिक अधिकार है, सही नहीं है। यह न तो मौलिक अधिकार है न विधिक, सही नहीं है। यह मौलिक और विधिक दोनों अधिकार है, ये भी सही नहीं है। यह एक विधिक अधिकार है, ये कथन आपका सही है। दोस्तों, सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। यह एक विधिक यानी लीगल राइट है, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के कार्यवहन को निलंबित करने का अधिकार किसको है? आपको बताना है। संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो सही उत्तर राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का प्रावधान किया गया है। इसके तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार प्रदान किया गया है कि वो आपातकाल की उद्घोषणा के पश्चात मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा, हमने अभी पढ़ा है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कौन से अधिकार उल्लिखित हैं? आपको बताना है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार या संवैधानिक उपचार का अधिकार? तो सही उत्तर संवैधानिक उपचार का अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 32 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को 5 प्रकार के आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? हैबियस कार्पस। तो आप जान लीजिए कि उच्चतम न्यायालय द्वारा ये रिट उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जिसे लगता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इस रिट के द्वारा न्यायालय बंदी बनाने वाले अधिकारी को बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित सीमा के अंदर अपने सामने उपस्थित करने का आदेश देता है, जिससे उसके बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। परमादेश या मैंडेमस, तो ये रिट उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी लोक पदाधिकारी को उसके सार्वजनिक कर्तव्यों के पालन करने के लिए जारी किया जाता है। इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध या प्रोहिबिशन, ये आज्ञा पत्र उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किए करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें, क्योंकि ये मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उत्प्रेषण या सर्टियरी में इस रिट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों को न्यायिक निर्णय के लिए वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजें। और अधिकार परीक्षा या क्यो वारंटो, ये रिट न्यायालय द्वारा उन पदाधिकारियों को जारी की जाती है जो किसी सार्वजनिक पद को धारित करने के लिए वैधानिक रूप से अधिकार नहीं रखते। इस रिट के द्वारा न्यायालय उनसे पूछता है कि आप किस अधिकार से
ये पद धारित कर रहे हैं और जब उस व्यक्ति द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जाता तब न्यायालय उस पद को रिक्त घोषित कर देता है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं कौन? ऑप्शन है जिला न्यायालय, केवल उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति या उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों। तो सही उत्तर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, ऑप्शन डी। मूल अधिकारों को प्रवर्तित या लागू कराने के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों रिट जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति है। और आप जान लीजिए कि उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों सहित अन्य अधिकारों को भी लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो निषेध का अर्थ होता है स्थगन आदेश, उत्प्रेषण लेख का आदेश अर्थ होता है प्रमाणित करने के लिए, परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं और बंदी प्रत्यक्षीकरण आपको सशरीर उपस्थित होना पड़ सकता है। तो सही उत्तर डी सी बी ए, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के द्वारा कौन सी संस्था मौलिक अधिकारों पर युक्तिसंगत प्रतिबंध आरोपित कर सकती है? ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। ऑप्शन है संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संविधान के द्वारा कौन सी संस्था मौलिक अधिकारों पर युक्तिसंगत प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। तो इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि संविधान के द्वारा राज्यों को मूल अधिकारों पर युक्तिसंगत प्रतिबंध आरोपित करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 19(1) क से अनुच्छेद 19(1)(6) तक कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं और अनुच्छेद 19(2) से लेकर अनुच्छेद 19(6) तक राज्यों को इन स्वतंत्रताओं पर युक्तिसंगत यानी रीजनेबल निर्बंधन आरोपित करने की शक्ति दी गई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकारों पर युक्तिसंगत प्रतिबंध आरोपित करने की शक्ति ये राज्यों को दी गई है। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति का जीवन या स्वतंत्रता का प्रश्न हो तो जन सूचना अधिकारी का जवाब कितने समय में मिलना चाहिए? ऑप्शन है 24 घंटे, 12 घंटे, 36 घंटे या 48 घंटे। तो सही उत्तर 48 घंटे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 के अनुसार यथास्थिति केंद्रीय या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के आवेदन से 30 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध कराएगा, परंतु यदि सूचना का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से हो तो जन सूचना अधिकारी का जवाब 48 घंटे में मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यक को, केवल भाषाई अल्पसंख्यक को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को या फिर धार्मिक, भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यक को? तो सही उत्तर भारत का संविधान केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को मान्यता देता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। अनुच्छेद 30(1) में कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30(2) के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के साथ इस आधार पर भी भेद नहीं करेगा कि वो धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। और आप जान लीजिए कि संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षित किया गया है, लेकिन अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न और मूल अधिकारों से संबंधित ये आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का कि किसकी प्रत्याभूति भारतीय संविधान द्वारा नहीं दी गई है, यानी किसकी गारंटी नहीं दी गई है? समानता के अधिकार की, 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा के अधिकार की, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की या संवैधानिक उपचारों के अधिकार की? तो आप जान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर भारतीय संविधान में समानता के अधिकार की बात है, अनुच्छेद 14 से 18, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ये तीनों संविधान में वर्णित मूल अधिकार हैं। और आप जान लीजिए कि और इनका प्रतिस्थापन नहीं किया गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3
देखिए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में एक नया अनुच्छेद कौन सा आर्टिकल 21 क या 21 ए जोड़कर दोस्तों 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ और इस प्रकार सभी अधिकारों की प्रत्यभूति जो है संविधान द्वारा दिए गए हैं। यहाँ पर कोई भी विकल्प जो है आपका ऐसा नहीं है जिसकी गारंटी संविधान द्वारा नहीं दी गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर स्टार हो जाएगा। अगर मूल संविधान की बात करें तो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए जो शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का मूल अधिकार, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद उपबंधित किया गया है। लेकिन वर्तमान में अगर जो देखें तो इनमें से चारों में से कोई ऐसा मूल अधिकार नहीं है जिसकी गारंटी संविधान में नहीं दी गई हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।